और क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पेरेंट्स की हमने काउंसलिंग की है। जब बच्चा जेईई मेंस एडवांस की तैयारी के लिए किसी कोचिंग में आता है, तो 3-4 क्वेश्चन जब दिमाग में चल रहे होते हैं कि पहले उसको जेईई मेंस की तैयारी कराएँगे, तो एडवांस की कब होगी? एडवांस की मेंस की एक साथ होगी क्या? या फिर मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस की तैयारी होगी? तो मुझे सर आप ये कि पूरा रोड मैप जर्नी बताइए उस बच्चे की, अगर बच्चा 11th में एडमिशन लेता है, तो किस तरह से रहेगा? इसमें सर देखो मेरा जो मानना है उसके अंदर क्या होता है कि जनरली एक बच्चा हमारे पास आता है, तो वो क्या है कि रॉ ब्रेन के साथ आता है। जी, आप मानिए कि वो कच्ची मिट्टी है। बिल्कुल। कच्ची मिट्टी के साथ में क्या होता है कि पहले हम उसे आकार देते हैं धीरे-धीरे। जी, आकार देने के बाद में हम उसे हाथों से थोड़े थपेड़े मारते हैं, थोड़ा टफ भी करते हैं, प्यार से करते हैं, फिर हम उसे भट्टी में पका देते हैं। हुँ, तो जेईई मेन्स और एडवांस का ये गैप है। ओके। आप समझिए सिंपल सा कि जैसे जनरली क्या होता है कि आजकल मैंने जो एक ट्रेंड देखा है कि लोग क्या करते हैं कि क्लास में जाते हैं, हुँ, टीचर्स के अंदर होता है। मैं आपको आज से 15 साल पहले की बात बताऊँ जब मैंने जी, पढ़ाना स्टार्ट किया था, हुँ, तो मैंने भी क्या करता था कि मैं क्लास में जाता था और मैं वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता था जिससे क्लास में ना मेरा नाम हो जाए। ओके। पर मैंने ओवर द पीरियड 2-4 साल में ये फ़ील कर लिया था कि बच्चे भाई को वो नहीं चाहिए। बच्चों को वो नहीं चाहिए, बच्चे को वो चाहिए कि जो आप उसको लेकर आएँ। मेरी मदर टीचर रही हैं सर, तो मैंने अपनी मदर से एक ही चीज़ सीखी कि आप पहले बच्चे के लेवल तक जाओ, हुँ, बच्चे को फिर अपने लेवल तक लेकर आओ। यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल अब सही। जेईई मेन्स एडवांस की जब आप बात करते हो तो मेन्स में भी क्या होता है सर, बच्चे को हम पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करवाएँ, हुँ, बेसिक से स्टार्ट करवाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस को आप भूल जाइए हुँ, या फिर मेन्स ही फ़ोकस करिए। हुँ, इवेंचुअली होता क्या है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है सर, एडवांस और मेन्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन पोर्शन का फ़र्क है। बिल्कुल। आप कांसेप्ट समझिए कि जैसे लॉज़ ऑफ मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में भी वही टॉपिक दिया गया है। पर एनसीईआरटी का कांसेप्ट जो था स्टार्टिंग में बनाने का वो यही था कि इट इज़ द बेयर मिनिमम कंटेंट व्हिच हैज़ टू बी डिलीवर्ड, सबसे सबसे कि ये इतना कंटेंट तो आपको मिनिमम बच्चे को देना चाहिए इस एज ग्रुप को। हुँ, अब इवेंचुअली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आए, आईआईटी इंट्रोड्यूस हुआ, जेईई इंट्रोड्यूस हुआ। पहले हमारे टाइम पे एआईट्रिपल हुआ करता था, राइट, राइट। तो उसी को वो पीईटीज़, पीएमटीज़ वगैरह हुआ करते थे। ये सारे अब जेईई मेन्स में आ गए हैं। तो जेईई मेन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को बेसिक से स्टार्ट करो, टॉपिक वही है। हुँ, 20-30% एप्लीकेशन पोर्शन तक आप जेईई मेन्स तक ले जाते हैं। हुँ, उसके ऊपर जब 50-60% एप्लीकेशन आना स्टार्ट होता है, तो उसको हम एडवांस बोल देते हैं। हुँ, तो एडवांस के अंदर क्या है कि हमें बच्चे की थॉट प्रोसेस पे वर्क करना चाहिए कि बच्चा ऐसा ना हो कि वो सिर्फ रट रहा है चीज़ों को। इट हैज़ टू बी अ थिंकर डूअर एक्टिविटी, ओके। कि बच्चा सोचे, सोच के एक्ट कर रहा है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम मेरे पास नया आया है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करें। हुँ, तो वो जो अप्रोच है, मेरा ये मानना है कि बच्चे के अंदर वो अप्रोच हमें बिल्ड करनी चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्लास में जाएँ और क्वेश्चन दे के बच्चे को हम ही सॉल्व कर दें पहले ही, कि चल आजा मैं बता देता हूँ बेटा। तो उससे क्या होगा कि वो स्पून फीडिंग फ़ील हो रही है बच्चे को। हुँ, आपने तो कर दिया पर बच्चे ने क्या सोचा? हुँ, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बच्चे को हम वो टाइम दें। मैं जनरली क्लास की यही प्रैक्टिस रखता हूँ कि क्वेश्चन दिया और मैं उनको देता हूँ कि भाई तुम सोचो इसके बारे में कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, तुम गलती कर दो, हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये जेईई मेन्स को साथ लेके चलना, एडवांस को साथ लेके चलना, वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि आप पहले अपने बेसिक्स पे बहुत वर्क करो, फिर जेईई मेन्स के प्रॉब्लम्स लगाओ। जब आपका अगला चैप्टर आ रहा है, तो उसके आप जेईई मेन्स क्या कर रहे हो, तो पुराने जेईई मेन्स का जो चैप्टर रहा है, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाओ साथ-साथ। क्योंकि इवेंचुअली सर क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि साइकिल जो है ना, वो जनवरी अटेम्प्ट आ चुका होता है बच्चों का हाँ, मेंस। आ गया होता है। तो आप मान के 12th में चलिए होता है। हाँ, 12th में होता है, तो 12th वाले बच्चे के पास में हार्डली 8 से 9 महीने रह गए। तो 8 से 9 महीने के अंदर वो पूरा का पूरा उसको तैयारी करनी है। तो उसका मेन फोकस ये होना चाहिए कि जी मेंस में भी अच्छा परसेंटेज आ जाए, हुँ, एंड इवेंचुअली फिर उसके बाद में वो साथ-साथ क्या कर रहा है, एडवांस की तैयारी तो कर ही रहा है। अगर उसका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अगर उसका बहुत अच्छा गया है, 99 परसेंटाइल प्लस आ रही है, 99.9, हुँ। तो फिर उसको फिर हार्ड करो उस टाइम पे एडवांस का करना चाहिए ताकि टाइम ज़्यादा मिल जाए, जाए। क्योंकि उस समय बोर्ड होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर वहाँ डिस्टर्बेंस है। तो एडवांस के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अगर उसने पहला मेन अच्छा पहला कर मीन्स ही लिया अच्छा तो। कर जाए। राइट। सर और मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आप दोनों से ही है, और ये करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है। होता क्या है कि करियर काउंसलिंग में बेसिकली जब हम इस टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को एमबीबीएस और आईआईटी के बारे में ही बताया जाता है। बट हम देख रहे हैं कि बच्चे तो 25 लाख वहाँ बैठ रहे हैं एमबीबीएस में, और 10-12 लाख जेई में से बैठे, सबके लिए प्रॉपर सीट्स तो हैं ही नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे ऐसे कौन से हिडन करियर हैं साइंस स्ट्रीम में ही, जिनके बारे में पेरेंट को अब सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए? जैसे सर अगर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि इंजीनियरिंग का जो बच्चा है, फॉर जी, एग्जांपल जिसके पास मैथ्स है, जी, तो एक है ना सर, होता क्या है कि जैसे एक टर्म हमारा पहले डिस्कशन चल रहा था कि मार्केटिंग का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जी, सेल्स का ज़्यादा है। इंडिया में क्या है ना सर, कुछ वर्ड्स को लेकर है ना बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। ओके, जैसे मैं अगर बात करूँ कि एक वर्ड आता है पॉलिटिक्स, हाँ, तो इंडिया में लोग इसका नाम सुनते ही सोचते हैं कि यार ये तो नेगेटिव है। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो गवर्नेंस कैसे आएगा इंडिया हाँ, में? बिल्कुल सही, पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी? बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना? तो हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। सेम वैसे एक मार्केटिंग वर्ड आता है, तो मार्केटिंग का लगता है, लोगों को लगता है कि बेच ही रहे हैं। बेच रहे हैं। नहीं, मार्केटिंग बेचना नहीं है सर। मार्केटिंग के अंदर मैं जो पर्सनली समझता हूँ वो ये है कि वो आपकी ज़रूरत समझते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आपका प्रोडक्ट मैच करवा देते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग, कि नीड प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोडक्ट मैचिंग हो गई उसमें। बिल्कुल, क्या आपने लोगों की ज़रूरत समझी,
और उसी चीज़ में आपने अपना प्रोडक्ट मैच करवाया। तो वो तो ज़रूरी है ना, आज पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बन जाए, एनआईटी से पास आउट हो जाए, या फिर एमबीबीएस करके एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले ले। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसी में मार्केटिंग का रोल था। अब इवेंचुअली जब बात आती है कि सर आज आप देखेंगे ना अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने देखा है कि मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर एमबीए वाले लोग हैं। अब एमबीए के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, क्योंकि उनको टेक्निकलिटी पता है चीज़ों की। उन्होंने अपने आप को ब्रेन से वो डेवलप कर रखा है कि नहीं, हमें चीज़ों को फ्लक्चुएट करना आना चाहिए, हमें स्विच करना आना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग उसी बैकग्राउंड में घुसे जा रहे हैं। अभी आप आईआईएम में बात करेंगे तो आईआईएम के अंदर कैट निकाल रहे हैं, तो ज़्यादातर इंजीनियर्स है जो आईआईटियंस हैं। आईआईटियंस के पास में या फिर इंजीनियर्स के पास में, अब कॉलेज कोई भी हो, आजकल सर ज़माना क्या है कि आजकल उतना डिग्री ओरिएंटेड नहीं रह गई है ज़्यादा चीज़ें। आजकल ओरिएंटेशन कहा गया कि आपकी स्किल क्या है, स्किल्स क्या है। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जैसे सोशल मीडिया पे भी है ना, लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल अब देखिए, जैसे अभी एआई का डिस्कशन चल रहा था, है ना। तो एआई के अंदर मैंने पर्सनली जो फील किया है कि एआई एक कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, और एक पेरेंट और स्टूडेंट के लिए ना एक पर्सनल ट्रेनर की तरह काम कर सकता है। तो वो माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या है कि लोगों के पास करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप आज किसी बच्चे ने जेईई का पेपर दिया, हो सकता है कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं होता है बच्चा। तो पॉसिबल ये है कि उसके पास में अदर कोर्सेज है, तो सीयूटी के थ्रू जा सकता है, बीएससी में जा सकता है, ठीक है ना, साइंस ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, ऑनर्स में जा सकता है। उसके अलावा वो आइसर में जा सकता है ना, रिसर्च वर्क में जा सकता है। उसके बाद भी अगर उसका मन नहीं कर रहा है तो वो ठीक है, वो सोशल स्टडीज़ लेकर चालू कर सकता है और यूपीएससी के लिए अपना अप्लाई कर। आईआईटीएन भी यूपीएससी में बैठ रहे हैं। ज़्यादातर आईआईटियंस हैं, उनको पता है कि वो कैसे निकालना है। एमबीबीएस में भी आज इस बार जो यूपीएससी के टॉपर थे, मेरे ख्याल से वो एमबीबीएस डॉक्टर ही थे, है ना। तो वो चीज़ें वही हैं, सब चीज़ें कि उसमें क्या है कि करियर ऑप्शंस, सारे करियर ऑप्शंस ओपन है। साइंस और मैथ्स वाले बच्चों के पास में ना एक एडिशनल एडवांटेज क्या होता है कि वो किसी भी फील्ड में स्विच कर सकते यस, वो सही बात है। हैं। बिल्कुल, उनके पास में वो ट्री है पूरा नीचे की तरफ। अब मैम, बायो की साइड से आपसे जानना चाहूँगा मैं। सर बायोलॉजी के साइड से बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारा खुद का एक बच्चा मतलब ही क्लियर्ड एएफएमसी ऑल्सो, और फिर उसने आईआईटी मद्रास जाके बीटेक बायोटेक स्टार्ट किया। तो बायोटेक में बच्चा जा सकता है, पैरामेडिकल साइंसेस में जा सकता है। कल ही एक बच्ची आई थी आईआईटी गुवाहाटी, वो आईजीएमसी शिमला की। आईजीएमसी शिमला एक बहुत रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है शिमला का, पर उसको साथ के साथ बायोमेडिकल साइंसेस भी मिल रहा था आईआईटी गुवाहाटी में। तो शी चूज आईआईटी गुवाहाटी। उसके पापा का खुद का बिजनेस है, कहीं ना कहीं मन ही मन वो चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग करे। तो जब वो गई वहाँ पे काउंसलिंग पे, उसको यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसने हमारे पास इवन उसने हमारे पास रिपीट भी किया। 12th पास होने के बाद 12th पास की, फिर से उसने हमारे पास कोचिंग की थी ताकि वो दोबारा से एमबीबीएस में बैठ सके। एमबीबीएस में बैठी, क्लियर किया, और जैसे ही काउंसलिंग में गई, पता नहीं उसके मन में क्या आया, शी सेड कि मुझे तो यही करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ बच्चा जा सकता है। कहने की बात है कि पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, फिर भी कोने में कहीं ना कहीं पेरेंट के मन में वही चलता है कि मेरा बच्चा, बच्ची है तो डॉक्टर बन जाए, बेटा है तो इंजीनियर बन जाए। वो कहते हैं ना कि सर इंडिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, पर हर किसी की पहली चॉइस मेडिकल और तो जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं ना कहीं पेरेंट के मन में से आह निकल जाती है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाए। तो डॉक्टर बन जाए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत मेहनत है। आई थिंक हर फील्ड के लिए बहुत मेहनत है। कल परसों ही मेरी 2-3 दिन से लगातार बच्चों से बात हो रही है, छोटे या बच्चों से, कि किसी आजकल छोटे छोटे बच्चों को ना सर कॉलेजेस में लेके जा रहे हैं, आईआईटी दिल्ली लेके जा रहे हैं, आईआईटी मुंबई लेके जा रहे हैं, उनको वहाँ पे इंटर्नशिप कैंपस विजिट करवा रहे हैं। तो बच्ची मेरे पास आई, तो मैंने कहा बेटा क्या करवाया, कह रही कुछ फॉर्म्स वगैरह भरवाए, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप क्या बन सकते हो। मैंने कहा आप क्या बन सकते हो, कहती एडवोकेट। तो पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, 9th क्लास का ही बच्चा था, कि इसमें तो बहुत पैसा। मैंने कहा बेटा पैसा हर फील्ड में है, अगर आप एक्सेलेंस रखते हो। कोई फील्ड आज तक दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने मेहनत ना की हो और आपको वो जो डायलॉग था ना सर 3 Idiots का, कि आप एक्सेलेंस आपके पास है तो सारी की सारी आपके पास फेम पीछे भाग के आ जाएगी झक मार के, वो बिल्कुल ऐसा ही है। हमने वो देखा है, फील किया है, महसूस किया है, काम किया उस पर, तो वो सच में है। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का भी एक आउटकम होता है, एक लिमिट होती है उसकी भी, उससे वो ऊपर नहीं कर सकता। उसका वो 100% था, अगर उसका वो 100% था, हमें इसके बाद बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% पेरेंट्स ये कर भी रहे, तो जहाँ पे उसका बेस्ट करियर ऑप्शन है उसको जाने देना चाहिए और उसको वहीं पे एक्सेल करने देना अभी है ना, जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चे आजकल है स्कूल में एमयूएन नाम से कुछ होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मैं पर्सनली समझता हूँ सर, जितने भी बच्चे हैं
इन सबको भी है ना पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि सर समझिए आज हमारे इंडिया में, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था पॉलिटिक्स की बात के लिए, कि लोग पीपल यूज टू टेक इट नेगेटिव। बट आप समझिए कि सर अगर आप समझिए आज पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग जाएंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं, अब मान लीजिए डॉक्टर्स बन गए हैं, IIT निकाल दिया, IIT निकालने के बाद में आप समझिए इन्हीं में से अगर कोई बच्चा फ्यूचर लीडर बनता है तो आप सोचिए कि वो इंडिया की सिचुएशन को कितना सुधार देगा, डिफरेंट एंगल दे देगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम जब करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अ जॉब इंस्टेड ऑफ जॉब के अलावा हमें आगे सोचना चाहिए सर। आप समझिए हम दोनों भी टीचर्स हैं, आज टीचर्स हैं, आज लोग बोलते हैं कि चलो इन्होंने अपनी कंपनी खोल दी, बट आई पर्सनली यूज्ड टू सीक इट एज एडुप्रेन्योर, नॉट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर और एडुप्रेन्योर के बीच का जो गैप है ना, बस वो रहना ही चाहिए। वो रहना ही चाहिए, वो रहना ही चाहिए। क्योंकि सर देखिए अल्टीमेटली क्या है कि हमारा कोर क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला सवाल स्टार्ट होता है कि प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं बताता हूँ कि हम दोनों का एक ही विजन रहा है कि हमें फ्रीली पढ़ाना था। आज भी हम मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे सर, कि दिन में 4-4 5-5 लेक्चर हम पढ़ाते हैं एंड खुश होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आता है पढ़ाने में। इस वजह से हमने ये कोचिंग खोला अपना। मैं इसको अंतर पता क्यों समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वो एंटरप्रेन्योर है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये जिस कंपनी में हम लोगों ने काम किया वो शुरू एडुप्रेन्योर से ही हुआ, एडुप्रेन्योर से हुआ। पर वो जब एग्जिट हुआ तो ये एंटरप्रेन्योर बन गए। तो ये हमने देख लिया है, तो कहीं ना कहीं आप इसको मेंटेन ही रखेंगे एडुप्रेन्योर में ही, वो ज़्यादा बेटर होगा। वही है। तो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे करियर ऑप्शन की बात आ रही है सर, लोग जनरली क्या सोचते हैं कि यार ये तो टीचर है। तो आप सोचिए ना यार, बच्चे कितने सारे IITians कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आके, दे आर वेटिंग कि कोई कंपनी आ जाए और हमें प्लेस करके ले जाए। तो ये भी तो एक करियर ऑप्शन है ना। तो इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई इस बारे हमेशा में। बोलना चाहती हूँ कि कभी टीचिंग एज अ करियर कभी किसी ने बात ही नहीं छेड़ी। कि कभी भी कोई पूछेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IIM में जाना है, यहाँ जाना है, टीचर बनना है, ना कभी पेरेंट ने गाइड किया, ना हमारे टाइम पे गाइड किया था। मतलब सर के तो मदर गाइड रहे हैं, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में ही थे। हमें कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मतलब ऐसे है कि लड़की है तो कुछ नहीं तो फिर टीचिंग कर लेगी। ये एक छोटा सा इंडिया का पर्सपेक्टिव है, कुछ नहीं तो B.Ed कर लो। और मैं सच बताऊं तो मैं B.Ed से भागती थी, क्यों नहीं अब बाउंड हो जाओगे। टीचर नहीं बनना मुझे टीचर नहीं बनना। बट वंस यू एंटर्ड, मैं रिसर्च करती थी, रिसर्च इज वेरी गुड, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। बट साथ के साथ वो कहते हैं ना कि अभी पापा तो भेज ही रहे हैं, तो अपने पास हैंड ऑफ इनकम थोड़ा सा, तो मैं खालसा कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में देने जाती थी, मतलब बच्चों को लेक्चर्स लेने जाती थी। वो जो बच्चे के चेहरे पे खुशी आती है ना सर, कि मुझे कंसेप्ट समझ आ गया, और आप जब स्टेज पे जाके खड़े हो कि आप समझा रहे हो और आप ये सोच रहे हो अच्छा इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था, कि मैंने अपने टाइम पे क्यों नहीं सोचा। तो वो बच्चे के चेहरे पे खुशी कि वो कंसेप्ट उसको समझ आ गया। और वो दिन आता है टीचर्स डे, दैट वाज द बेस्ट डे, जिसके कारण आई थिंक मैं टीचिंग में मैंने कभी दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। फर्स्ट टीचर्स डे के बाद वो मुझे लगा कि ये हमारा बर्थडे से भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे रात को आरामदायक नींद आ सके, जाके ये ना सोचे कि मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, मैं कुछ कर रही हूँ जो फ्यूचर सुधार रहा है। इसमें मैम हमने जो देखा है ना, कि हमने भी काफ़ी अपने पॉडकास्ट में टॉपिक छेड़ा है, जैसे आप लोग भी फैकल्टीज़ हैं शुरू से, कि मैक्सिमम टीचर ना बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर जनरली क्या होता है ना, कि मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा क्या है ना, कि हमारी कोचिंग इंडस्ट्री ने खुद को ग्लोरीफाई तो बहुत किया है। ग्लोरीफाई इन द सेंस कि एक ज़माना भी था सर जब टीचर्स की एक अलग रिस्पेक्ट होती थी, अलग पैकेजेस होते थे, है ना, मतलब बड़े बड़े पैकेजेस सुनाई देते थे। बट इवेंचुअली अब क्या है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं दब गई है। लोगों ने क्या किया कि वो पैसे और पैशन में है ना फ़र्क समझना भूल गया है। आज लोग क्या करते हैं, कोचिंग में पैसों के लिए आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ पैशन के लिए। यही डिफरेंस था कि बाई ये डिफरेंस है। पहले के टाइम पे जो टीचर्स थे, मतलब मैं कोटा पढ़ा हूँ सर, है ना, जिन टीचर्स से पढ़ा हूँ तो वो बहुत नामी ग्रामी टीचर्स रहे हैं, और उन टीचर्स की मैं आज भी ऐसे रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज अगर बगल में खड़े हो जाएं तो आई कैन नॉट टेक अ लेक्चर, आई वुड लाइक टू सिट इन देयर क्लासेस। आज वो ग्रेटिट्यूड है हमारे अंदर। रीज़न बीइंग क्योंकि सर वो पैसा तो कमा रहे थे, बट उनके अंदर वो पैशन था, वो अपना पैशन डिलीवर कर रहे थे, उस पैशन से उनके पास पैसा है। बट इवेंचुअली अब क्या है कि लोग उस तरीके से आते हैं कि नहीं चलो ठीक है कोचिंग में, लेकिन अब तो कोचिंग सर डाइल्यूट हो चुकी है। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बिजनेस की तरफ जा रही है चीज़ें, और बिजनेस होना भी चाहिए सर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आज देखिए कि अगर आज सर्विसेज में पैसा लगता है, सर्विसेज में पैसा लगेगा तो देंगे कैसे आप? टैक्स है, ओपेक्स है, वो तो पैसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते सर। देखिए चीज़ें क्या होती है कि कोई भी कंपनी रन तो पैसे से होगी ना, कोई भी फ्री में तो मिलेगा नहीं, सर्विसेज हो नहीं सकती। आज मान लीजिए कि आज मैं बहुत सस्ती फीस कर दूँ, सस्ती फीस करने का नतीजा क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक तो सीरियसनेस कम आ जाती है। सेकंड चीज़ सर क्या है कि हम जो बेस्ट फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं। मतलब पहले मैं सोचता था ये चीज़, जब टीचर था तब मेरा माइंडसेट टीचर वाला था कि चलो यार टीचर हमें पैसा मिल जाए लेकिन कंपनी बच्चों से कम ले।
वो भी समझ में आता है, जस्टिफाइड है। ऐसा भी ना हो कि सर मतलब ओवर हाइप प्राइसेस हो कि मतलब अननेसेसरी का, नहीं भाई हम तो अपने एरोगेंस में है कि हम तो ये पैसा लेंगे, दे रहे हैं तो दो, वरना मत दो, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। सर प्राइसिंग जो है इट हैज़ टू बी रीजनेबल, सस्ती नहीं होनी चाहिए, चीप नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिफाइड वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। लेट्स सपोज कि पॉकेट फ्रेंडली हो एंड उसके अंदर जो सर्विसेज आप दे रहे हैं दैट शुड बी जस्टिफाइड, आप जो पढ़ाना चाहते हैं। एंड सर दूसरा क्या है ना कि एक चीज़ मैं पर्सनली देखता हूँ कि मतलब कोचिंग के अंदर क्या है ना कि लोग जनरली सोचते हैं कि यार ये तो बिजनेस हो गया आज का। पर सर कहीं ना कहीं आप समझिए कि कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आज मैं टीचर हूँ सर, मैम टीचर है, हमारे पास में टीचर्स हैं और बेहतरीन टीचर्स हैं। मतलब मानिए कि कोई भी दिल्ली का टीचर नहीं है, सारे बाहर के टीचर्स हम छांट के लाए हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट निकाले। अब मैं उन टीचर्स के बारे में बात करता हूँ कि मैंने उनको देखा सर पढ़ाते हुए, बच्चों के साथ जुड़े हुए। आज बच्चा आया तो वो सुबह 9 बजे आके बैठे, रात को 9 बजे तक बैठा हुआ टीचर बच्चों के साथ में, तो दे आर नॉट लिविंग दम। कॉर्पोरेट में 2 पंच 1 लंच का कॉन्सेप्ट, दो पंच एक लंच वाला कॉन्सेप्ट चलता है और वो वहीं पे ना चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट होती है। तो जो पैशन है ना वो ज़रूरी है एक टीचर के अंदर। टीचिंग में मतलब यही 10 साल के करियर में हमने यही सीखा है कि टीचिंग में ये 2 5 एक नहीं होना हो ही नहीं हमने पाता। देखा ही नहीं सर कभी। मुझे अपनी पहली जो कंपनी थी ना जिसमें दिल्ली में हम लोग एक साथ थे, उस कंपनी के अंदर मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि मैंने कभी दिन देखा होगा। एक बार सुबह घुसे और रात को निकले, या फिर ट्रैवलिंग में होते थे, मल्टीपल सेंटर्स होते थे। पेरेंट्स और डॉक्टर से हम गलती एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। उनकी एक गलती किसी का करियर, किसी की जिंदगी खराब कर सकती है और खत्म कर सकती है। बहुत जिम्मेदारी वाला का काम है। काम है। और सर बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप मानिए कि बच्चे को हमने ब्रेकडाउन होते देखा है। अब मानिए बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि एक बच्चा है, मतलब बहुत फेवरेट बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट बहुत बार रूठ जाता है। रूठने का क्या तरीका है कि जैसे अभी मैं कल क्लास में मतलब पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हुआ कि बच्चों के चेहरे दिखे कि थोड़े मायूस हैं, स्ट्रेस हैं, महीने भर से रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो कल मेरे को लगा थोड़ी बातचीत की जाए। बात की तो आधे बच्चों का दुख फुटाया, कुछ के चेहरे पे दिखने लगा। तो आप समझिए कि वो चीज़ें सर एक इमोशन है। आप सिर्फ टीचिंग को एक जॉब की तरह नहीं ले सकते। टीचिंग इज़ वे बियॉन्ड योर जॉब, इट टेक्स नो टाइम। एक छोटा बच्चा है सर, वो 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा आपको डाउट भेजेगा, अगर आपने 15 मिनट लेट देखा तो वो मैसेज डिलीट कर दे रहा है, तो उसकी गलती नहीं है, वो आपको मानता है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो शायद उस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है। अब छोटा बच्चा है, तो सर एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो है, आप पहले से रूल्स डिफाइन रखो कि इतना इतना होगा भाई, इतना इतना कर पाएंगे, लेकिन बच्चे को इतना कंफर्ट जोन भी होना चाहिए कि वो आपसे कोई भी चीज़ बताने में कतराए ही नहीं। तो व्हाट आई फील कि ये टीचिंग कहलाती है। माने ना माने प्रेशर सर बहुत है बच्चों सर प्रेशर बहुत है बच्चों हम पे। भी मानते हैं। कि आज के टाइम पे एक बहुत छुपी हुई चीज़ ये है कि बच्चे बिना बताए कोचिंग को छोड़ देते हैं, और जब हम उनको दोबारा से लाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सही रीज़न बताते नहीं हैं। बट एक्चुअली में वो रीज़न ये होता है कि वो पढ़ाई के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे होते हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप एज ए फाउंडर इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर? सर देखिए इसमें क्या है ना कि एक तो टाइम टू टाइम काउंसलिंग बहुत मैटर करती है कि आप डेली बेसिस पे जब आप बात कर रहे हैं बच्चों से, आप पढ़ा रहे हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि सर 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर है, तो टीचर का है ना, पता है क्या होता है कि ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है सारा। आज मानिए कि आप 1 घंटे 45 मिनट के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि एक टीचर जाके क्लास के अंदर पूरा 1 आवर 45 मिनट्स पढ़ा ही रहा है। 5 मिनट उसे ज़रूर मिलते हैं कि वो 5 मिनट बच्चों से बात कर ले एक बार, कि कल की स्टडी की कि नहीं की, कैसा चल रहा है, कोई प्रेशर तो नहीं है। बट इवेंचुअली सर होता क्या है ना कि आज कहीं ना कहीं एक सिलेबस कंप्लीशन, लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, ये सब इस तरीके से डिज़ाइन हो गए हैं कि सब कॉम्पिटिटिवनेस पे है। अब टीचर बेचारा सोचता है कि मैं छुट्टी लूँगा तो मेरे को पहले करवाना है, तो मैं जल्दी जल्दी करा दूँ। तो बच्चा कहीं ना कहीं प्रेशर में आता है, एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ। उस एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में क्या होता है कि बच्चे को घर से आना, पेरेंट्स की अपनी एक हेडेक बढ़ जाती है। पेरेंट्स ने पूरे साल भर के लिए प्लान सेट कर दिया कि चलो भाई मेरा बच्चा टीटीएस पे जाएगा, बट सडनली क्या हुआ कि कोचिंग में टीचर ने एमडब्ल्यू क्लास लगा दी एक्स्ट्रा, तो पेरेंट का रूटीन बिगड़ा। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि पेरेंट को लगता है यार बार बार बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब चला जाता है तो होता क्या है सर, उसमें एक ही चीज़ है, हैंड होल्डिंग। अगर आप बच्चे को हैंड होल्डिंग कर पाते हैं तो बच्चा आपके साथ रुका रहेगा, वो प्रेशर को समझेगा भी। ठीक है, प्रेशर है बच्चों पे, और मैं पर्सनली समझता भी हूँ कि सर देखिए एक कोयला है ना, बिना हाई प्रेशर के कभी भी हीरा नहीं बनता है। तो हीरा बनने के लिए थोड़ा प्रेशर उसको बियर करना भी सीखना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा मेरी सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है इस बार इस पॉडकास्ट के थ्रू कि थोड़ा सा अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए समझाएं कि हल्का प्रेशर आएगा, बिना प्रेशर की चीज़ें होंगी नहीं। हर बात पे अगर बच्चा भागने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि चलो यार मैं छोड़ता हूँ, दूसरा कर लूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहीं और करवाई लेंगे, ऑप्शन ना जाए। ऑप्शंस ना मिले ज़्यादा। तो जैसे कोई पेरेंट अपने रॉ बच्चे को हमारे पास देके जाता है, और फिर हमने ये देखा है कि वो पूरे 2 साल की जर्नी में
उसके साइकोलॉजिकल बहुत सारी उसके पास चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान भी हो जाता है और कभी-कभी कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है जो नहीं लेने चाहिए। तो मैम एज़ ए बायो टीचर आप जैसे बच्चों के साथ डील करते हैं, तो आप इसे अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मान लो कोई बच्चा है, वो आप देख रहे हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज जा रही है, आपने उसे डिटेक्ट कर लिया, तो अब आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है उस टाइम पे? पहली जिम्मेदारी तो बनती है कि उसको हम छांटे, क्लास में बच्चा दिख जाता है, आइडेंटिफाई होता है, उससे पहले 1 to 1 डिस्कशन करें। बच्चे नहीं बताते पर धीरे-धीरे बात करने पे वो आपको बताना स्टार्ट करते हैं। कुछ बार प्रॉब्लम पढ़ाई होती है, कुछ बार प्रॉब्लम पढ़ाई से कुछ हट के ही होती है, कुछ बार फैमिली होती है, कुछ बार कोई ऐसे प्रेशर होते हैं, जैसे सर का ना एक छोटा-सा वो होता है कि कोई बात जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, वो बात हमारे लिए बहुत छोटी-सी होगी। कि एक छोटा-सा बच्चा पेंसिल टूटने पे रो पड़ा कि मैंने पड़ोसी की पेंसिल तोड़ दी, उसके लिए वो बहुत बड़ी, पर हमारे लिए नहीं थी, हमने नई पेंसिल खरीद के उसको दे दी। बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी मानते हैं और लोड लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो बच्चे से बात करनी पड़ती है, फिर पेरेंट से अलग से बात करनी पड़ती है, फिर पेरेंट और बच्चे से मिलके बात करनी पड़ती है। कई बार हम थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आजकल मुझे नहीं लगता कि ये थेरेपिस्ट के पास जाना कोई नई बात है। कुछ बच्चे तो इसको बिल्कुल शो ऑफ करते हैं, रूटीन मान लेते हैं। बट हाँ, कुछ बच्चों को सीरियसली ज़रूरत होती है। कई बार जब बच्चे जैसे बच्चों की बात करें, कुछ बच्चे हमारे साथ 5 साल से हैं, हम उनके लिए माँ-बाप बन चुके हैं। अब ऐसे माँ-बाप बन चुके हैं कि ये कुछ भी बोलेंगे तो ज़्यादा नहीं असर होगा। तो वी नीड समटाइम्स अ थर्ड पर्सन। तो हम काउंसलर से, हमारे पास पेरेंट काउंसलर मैम भी हैं, उनसे भी डिस्कशन किया है। तो स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी होता है एट अ टाइम। और हमने इन रिजल्ट्स को चेंज होते हुए भी देखा है। एक बच्ची जो बिल्कुल ही पेपर से आने से पहले स्ट्रेस रखती थी, उसकी मदर ने ही मुझसे बात की, डिस्कशन किया, थेरेपिस्ट को दिखाया, एंड आफ्टर दैट वो हर पेपर को बहुत कैजुअली लेती थी। और नीट से 1 दिन पहले मेरे पास 4 घंटे बैठ के गई है। मुझे डर नहीं लग रहा, तेरी क्लास का कोई बच्चा नहीं आया, कह रही चिल हूँ। आज वो मेडिकल कॉलेज में है, दिल्ली के एक रेप्यूटेड कॉलेज में। पूरी लाइफ सर, हर किसी का ना अपना काउंसलिंग का अपना एक लेवल है। आप समझिए कि मेरे को याद है कि हमारे पास में एक पुराना बच्चा है ना, वो आईआईटी रुड़की से पास आउट हुआ है, अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा है, डेटा एनालिस्ट है। मेरे को याद है कि वो मेडिकल में उसने एडमिशन ले लिया था स्टार्टिंग में। फिर उसके सारे दोस्त जेईई के लिए तैयारी कर रहे थे, तो फिर वो आया कि सब मेरे को है ना, मेरे दोस्तों के साथ भी पढ़ना है, मेरे को आईआईटी करना है, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो आप समझिए कि उसमें क्या हुआ कि उस बच्चे को समझाया, बच्चे को समझाने के बाद में पेरेंट्स को समझाया, तो वो मेरे पास आए एंड इवेंचुअली उन्होंने 2 महीने बाद में उसको आईआईटी में शिफ्ट कराया। एंड यकीन मानिए कि उस बच्चे ने उसको प्रूव भी किया, आईआईटी रुड़की उसने क्रैक कर दी। आईआईटी रुड़की इग्नोर की जा सकती थी, क्या जिम्मेदारी है भाई। तो वो छोटा सा काउंसलिंग लेवल था। लेकिन अभी इवेंचुअली क्या होता है कि आप मानिए कि आज हमारे पास में कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेकर आया, अभी मैम जो एग्जांपल बता रही थी पेंसिल वाला, ये इंसिडेंट मेरे बचपन का है। मेरे बचपन में क्या हुआ कि मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, तो वो प्लास्टिक की पेंसिल आती थी उस टाइम पर, नई नई लॉन्च हुई थी, तो उसने बोला कि देख टूटती नहीं है, तो मैंने लिया, मैं बोला तोड़ दी और वो रोना स्टार्ट हो गई। अब उस समय मैं इतना स्ट्रेस में आ गया कि यार मैंने आज क्या कांड कर दिया है, इसकी वजह से अब मेरे को आज घर में हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकला कि दूसरी पेंसिल दे दी, वो खुश हो गई। तो जो प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ी थी वो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मामूली सी बात थी। अब मानिए कि आज जो बच्चा है 15-16 साल का, उस बच्चे के साथ माइंडसेट में वही है कि यार मेरे लिए ये प्रॉब्लम कि आज मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके लिए वो बहुत दिमाग में उसके चल रही है, लूप चला हुआ है। अब उसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए एक टीचर के साथ उसका बॉन्ड अच्छा है, वो टीचर उससे पूछ ले रहा है कि बता यार क्या हुआ, है ना, एक टर्म आता है कॉन्फिडेंट, तो वो होना बहुत ज़रूरी है एक लाइफ में। एक हमदर्द होना ज़रूरी है कि जिसको बच्चा बता सके। अब बहुत बार होता है कि जैसे अभी मैम बता रहे थे कि 5 साल से बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड, 8वीं से पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, तो अब उनके लिए हम तो एक फैमिली वाली हो गए कि वो घर की बात हो गई कि घर में पेरेंट्स बोल रहे हैं वैसे हम बोल रहे हैं। तब कई बार होता है कि उनको एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, तो थर्ड पर्सन जो है वो डॉक्टर हो सकता है ना, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है जो उनको काउंसिल करे, काउंसलर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में ना बहुत कम बात होती है मैम। सिर्फ बहुत बड़ी-बड़ी काम नहीं करने होते सक्सेस होने के लिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं और वही बड़े रिजल्ट्स दिखा देती हैं। चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए स्टेप हो। बच्चे को लगता है कि नहीं मैं आज क्लास में रैंक 1 लूँगा तभी मैं अच्छा हूँ। नहीं, आज आप छोटा-छोटा भी ग्रो कर रहे हो, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे नहीं पता कि इंडिया के कौन से कोने में, कौन से छोटे से इंस्टीट्यूट में, कौन से बड़े इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी पढ़ाई कर रहा है कि जो कल को ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा। कोई टीचर नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। पर आंसर क्या है उसके कि पीछे मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप छोटे-छोटे कदम रखो, कल को वही एक बड़ा रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा। एंड रैंक 1 तो सर क्या है कि रैंक 1 एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए है।
मेन चीज़ है कि बच्चा खुश होकर किसी कॉलेज के अंदर एंटर कर रहा है और वो वहाँ पे कुछ सीख रहा है, वो बहुत मैटर करता है। क्या होता है सर, इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत कम बातें होती हैं। रीज़न बीइंग कि कोचिंग्स को लगता है कि इसकी वजह से हम डिफेम हो रहे हैं कि कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो वो ज़्यादा हम प्रेशर डाल रहे हैं। बट जब मैम ने ये बोला कि हमें पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन बहुत बट जरूरी है। जहाँ पर 2 पंच 1 लंच है, वो आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। कहाँ से होगा सर, वो टाइम बाउंड है ना वहाँ की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं फैकल्टीज को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर शायद सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाए। होना सोना बहुत ज़रूरी है। सर एक वर्ड बहुत आया है मार्केट में आज, मतलब इसके लिए लोग मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते कि मैं ऐसे बात करती हूँ कि लाइफ जो क्या क्या कह सकते हो किसके साथ कनेक्टेड है आप, लाइफ बैलेंस किसको बोलते हैं, वर्क लाइफ Work-life बैलेंस। balance। सो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर वर्क ही नहीं है तो लाइफ कैसे होगी? आज मेरा इंस्टीट्यूट है, आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनते और ढहते देखे होंगे। सिंगल गलती होती है, सिंगल पॉइंट ऑफ हमारी वीकनेस होती है। आज वो काम ही चला गया तो मेरी लाइफ कैसे बैलेंस कर लूँगी? मेरा काम ही मेरा बैलेंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब मेरे को जिस इंडस्ट्री में जहाँ आपने काम किया, हम सब ने वहाँ किया काम किया, उनके जो ओनर थे उनकी एक लाइन थी कि बहुत नॉर्मल सी लाइन है, हमेशा ही लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो मेरे पापा का एक बार डायलॉग आया कि इतना परेशान रहती है मम्मी का कि थोड़े बैठ के पूजा पाठ ही कर लिया कर। मैंने कहा मैं 9 घंटे पूजा करके आती हूँ, मैं प्रॉपर क्लास में पूरी पूजा करके आती हूँ, मैं सच्चे मन से काम करके आती हूँ, हर बच्चे के पे काम करके आती हूँ। और वही रीज़न था शायद कि हम यहाँ पे आज आपके सामने खड़े हैं कि पता नहीं वो कैसे बना, कैसे आया, बट बन गया। इंस्टीट्यूट का भी मैं बताता हूँ सर कि कैसे हुआ। कि मैं आपको एक उससे पहले अभी जो बात चल रही है अपनी, तो उसमें बताता हूँ कि सर हर एक प्रोफेशन की है ना अपनी एक डिमांड है। अब मेडिकल से एक डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर की अपनी एक डिमांड है कि वो कभी भी चीज़ों को डिले नहीं कर सकता है। वो हो सकता है आज किसी शादी में गया, इमरजेंसी कॉल आया एंड ही हैज़ टू रश टू हॉस्पिटल, वो भागना ही पड़ेगा उसे, वो डिमांड है। एक डिफेंस वाले बंदे से आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आप बॉर्डर छोड़ दो, आज वॉर है तो चलना ही पड़ेगा, घर की शादी क्यों ना है, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो सर वैसी टीचिंग प्रोफेशन की भी अपनी एक डिमांड है। यू कैन नॉट टेक इट लाइक अ जॉब। ये जॉब नहीं है सर, मैंने बार बार बोला कि इट इज़ वे बियॉन्ड जॉब। आप जॉब के बाद में भी किस तरीके से बच्चों के साथ जुड़े, क्योंकि सर आप किसी के एक परिवार के फ्यूचर को आप हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत एक सीरियस मैटर है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यही एक छोटी सी लकीर होती है सर। ये बहुत ज़रूरी है, जिसको ये समझ में आती है सर वो शायद मेरे ख्याल से एक अच्छा टीचर बन पाता है। अब आप समझिए ना कि जैसे हम लोग जब इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया, तो मतलब जब ओपन कर रहे थे ना, तो रिजाइन करने के बाद में जब दूसरी कंपनी थी वहाँ पे ठीक है थोड़ा मिसमैच हुआ चीज़ें, और नहीं बन पा रही थी किसी रीज़न से, XYZ मल्टीपल रीजंस होते हैं, सबका अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक काम करने का तरीका है, मेरा अपना एक काम करने का तरीका है, ठीक है, वहाँ पे नहीं बना, ठीक है, दैट्स ओके। बट उसके बाद में रिजाइन करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था कि कुछ करना है कि नहीं करना है। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा छुट्टी लेके आराम से रेस्ट करूँगा। फिर इवेंचुअली कुछ बच्चों का फ़ोन आया कि नहीं सर आप अपना चालू करो, हमें आप ही से पढ़ना है, तब हमने चालू किया, वरना हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ऐसा करने का। मैंने जब हिस्ट्री देखी ना बहुत सारी कोचिंग्स की, तो सेम यही बच्चों ने ही टीचर को मोटिवेट किया। मानिए सर कि जब हम चालू कर रहे थे तो मतलब हमें तो पता भी नहीं था कि क्या करना है, कोचिंग चालू कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है। अब मानिए कि हमारे पास कोई फंडिंग ही नहीं है, ये सारा बूट स्ट्रैप्ड है। अब बूट स्ट्रैप के अंदर भी हमारे पास भी कितना पैसा होगा सर, टीचर हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, टीचर ही हैं। अब मानिए कि बैंक से लोन लेने में भी हमें हमारे स्टूडेंट के पेरेंट ने ही मदद की है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, हमारी बिल्डिंग के अंदर जो लाइट लगी है ना, जो फ्लोर हमने लिया है ना, उस फ्लोर के अंदर लाइटिंग भी पेरेंट ने करवाई है। मॉड्यूल्स पर हमारी किताबें जो छापी गई हैं, जो प्रिंट हुआ है, वो प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग पब्लिकेशन, वो भी एक पेरेंट की है। तो आप समझिए कि वो इंस्टीट्यूट हमारा नहीं है, वो ट्रस्ट के ऊपर है सर, इसकी नींव भी ट्रस्ट है। नहीं भी ट्रस्ट है। तो मैम का एक हमेशा आता है कि यार जो फीस ले रहे हैं ना वो बच्चों को वापस लौटानी है हमें। मेरे पापा ने फीस बोला लौटाओ, था कि इसको कैसे भी कभी करके। किसी के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ गलत मत करना। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में। सिद्धांतों पे मैम, ये ऐसे सिद्धांत है जो जिनकी कोई इन्फिनिटी है, आप इन पे कहीं तक भी जा सकते कहीं भी जा सकते हो। कोई- तो प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल्स नहीं है ना आपकी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन नहीं है आपके, आपके खुद के कुछ उसूल नहीं है, तो आप मानिए कि फिर आप गड़बड़ करोगे। तो आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करके उसको जज कर लो, हाँ ठीक है मैंने ये कर दिया, कोई बात नहीं। तो अभी भी जो हम देख रहे हैं ना सर, मैं 2009 से इस इंडस्ट्री में, करीब मेरे को 16-17 साल हो गए, तो मैंने एक सडन चेंज देखा है कि अभी क्या हो रहा है कि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है सर, क्योंकि कुछ चीज़ें सैचुरेशन पॉइंट पे जा चुकी है, और पेरेंट ही, बच्चा भी, और सारे स्टेक होल्डर्स भी कुछ नई चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो मेरे हिसाब से ये राइट टाइम है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि आप देखो कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इधर उधर जा रहे हैं सब लोग। एंड सर आप देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ कि आप तो इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहे हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं,
उनको एज अ लोड बता के लोगों ने उनको निकाल दिया, निकाला। क्योंकि अभी मतलब एंटरप्रेन्योर हो गए ना, एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, उनको वो टीचर्स की कीमत नहीं पता। अभी हमारे 2 सीनियर टीचर्स हैं सर, केमिस्ट्री के टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और अभी वो लोग भी पॉडकास्ट वगैरह भी करते रहते हैं अपना। पर आप देखिए, आपने देखा होगा उन दोनों का, और वो बहुत मतलब ठीक है, बहुत बेबाक बोलते हैं बातें, लेकिन उनकी बातें कहीं ना कहीं मेरे को सही लगती हैं। अब वो क्यों सही है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ सब बातों पे सहमत हूँ, या ऐसा भी नहीं कि हर बात पे असहमत हूँ, लेकिन एक मेरे को लगता है कि उन्होंने भी देखो वैसे टीचर्स अगर निकाल दिए, आप सोचिए जिन्होंने इतने रिजल्ट दिए हैं, तो आप सोचिए कि जब टीचर्स छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स अपना सब खुद का चालू करके बैठे हैं अभी। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे लोग अपना खुद का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सर लोग जनरली हमें भी पूछते हैं कि यार आपका तो कंपटीशन उससे है, उस ब्रांड से, इस ब्रांड से है, आप इनसे क्यों कम्पीट कर रहे हो, आप तो छोटे हो बहुत। मतलब भाई हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हम सिर्फ खुद की लकीर बड़ा करना जानते हैं, दूसरे की लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे अंदर वो ईमानदारी है, हमारे अंदर आज भी वो 2 टीचर जिंदा है जो इंस्टीट्यूट को बड़ा करना चाहते हैं, हम एसक्यूएस को बड़ा करना चाहते हैं। पर आपने भी देखा होगा कोचिंग में जब तक वो खुद थे मालिक, जो टीचर थे, तब तक वहाँ कुछ चेंज नहीं आया था सर। जैसे ही हो आप सकता है आज से 20 साल बाद में, 30 साल बाद में हमारे साथ भी यही हो, हमारे बारे में भी लोग यही बोले, क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं होगी शायद पढ़ाने की 30 साल बाद में। लेकिन हाँ, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उस चीज़ को अंदर वो वैल्यू बनाए रखें कि टीचर्स की और जो कोर एम्प्लॉयज़ है उनकी वैल्यू रहे। क्योंकि ना उन्होंने सेकंड जनरेशन पे फोकस नहीं किया, मे बी सेकंड जनरेशन फोकस। कि जैसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं उनको भी आप कोर टीम में रख के उनके थ्रू भी उसको डराइव कर सकते थे, बट वो ठीक है, वो अपना एक लर्निंग है। तो मैं दोबारा मैम आपके पास आता हूँ नीट पे। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो कहीं एनसीईआरटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बिल्कुल आपसे स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का नीट एस्पिरेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर एनसीईआरटी को हमारे टाइम पे गीता ही बोलते थे, हम भी गीता ही बोलते हैं। गीता में जो श्लोक होते हैं जो हमने पढ़ी हुई है संस्कृत में होते हैं, तो वैसे ही एनसीईआरटी जो हमें दिया है ये किताब सीबीएसई ने, इसमें बहुत कंसेप्चुअल पार्ट दिया है। इवन अ डॉक्टर मीट मी इन लास्ट फ्यू डेज बैक, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको पढ़ा, मैंने तो आज पढ़ा कि एनसीईआरटी में वो सारे कंसेप्ट दे रखे हैं जो बड़ी बड़ी बुक्स में, बट उसको कंसाइज कर दिया है। अब ये टीचर पे छोड़ दिया है वो उसको कैसे पढ़ाता है। तो टीचर का काम है उस गीता के श्लोक का एक्सप्लेनेशन देना। बचपन में गीता आती थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो सारा श्लोक हमें आज भी संस्कृत में वर्ड टू वर्ड रटा हुआ है, पर उसका एक्सप्लेनेशन मुझे पता है इसलिए वो रटा हुआ है। तो वंस टीचर का काम है उस एनसीईआरटी को समझाना, और वो बच्चे को एनसीईआरटी समझनी जरूरी है। सीधा ही एनसीईआरटी उठा के रटने लग जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं रटता है, वो कभी बंद आ जाएगा। अगर आपने वो समझी हुई है वो चीज़, जब आप वो श्लोक एज सच पढ़ोगे आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी जो बच्चे कहते हैं 4-4 बार 5-5 बार पढ़ ली, बिना कंसेप्चुअल लर्निंग के उसके कुछ नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो उसको, दोबारा नोट्स बनाने के लिए पढ़ो उसको, फिर रिवाइज करो, एंड में उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग करो, फिर उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके वो एनसीईआरटी सक्सेसफुल है। पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी अगर पूरी आती है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको इतनी अच्छी आती है। फिर वो जो आगे का 10% होता है वो रैंकिंग के लिए होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, वो बात की बात वो है। मैंने जनरली देखा है कि बच्चों को ना एक लाइन बताते हैं सारे टीचर्स कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, तो बच्चा क्या करता है उसे पूरा हाईलाइटर से हरा कर देता पूरा, और हर लाइन हरी होती है उसकी। एट द एंड जब वो नीट का पेपर एनसीईआरटी खोली पूरी हरी दिख रही है उसको, हरी लाल नीली गुलाबी हर कलर की दिखाई दे रही है उसको, तो वो चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो लाइन के क्रक्स को समझना बहुत मैंडेटरी है। एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है। तो थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आज काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ हमारा। तो दर्शकों, अगर आज का एपिसोड आपको मीनिंगफुल लगा हो, बिकॉज आज जो डिस्कशन हुआ है वो इमोशनल कॉन्सेंट को लेके हुआ है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके हुआ है, वो फैकल्टीज़ की कोर आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हुआ है। तो अगर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इसको दूसरों तक जाए, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड।